अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने वजाहत तलब की थी कि चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी हो गई और उसके अलावा भी इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि जनाब जिसने नॉमिनेशन पेपर्स में पार्टी का जमा नहीं करवाया, जिस पार्टी के साथ वो उस पार्टी को किस तरह से वो सीट मिल सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अंदर था। अलबत्ता वो जो वजाहत तलब की थी सुप्रीम कोर्ट ने वो वजाहत दे दी है और इलेक्शन कमीशन की अच्छी खासी तसल्ली करवाई है। 4 पेजेस की ये वजाहत है, तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि जो वजाहत आपने मांगी है ये एक ताखीरी हरबा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। साथ उन्होंने कहा कि आपकी जो दरखास्त है ये अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट के मुतरादिफ है और इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात साथ यह की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके नतायज भुगतना होंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन का भी रिस्पॉन्स आ गया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। दीदा दलेरी के साथ इलेक्शन कमीशन क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जनाब ये तासुर ही दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट यह था कि पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लिहाजा ये सीट्स हम उनको कैसे दे दें। उनके तो इलेक्शंस अभी हमने दोबारा मुहद्दस अदसे के नीचे रखे हुए हैं और अभी तो हम उनको देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद और ये कहने के बावजूद कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कह रहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अब तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे गौर है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इट वांट्स टू फाइट विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये अभी जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी ये टिकर आया उससे देख के ये अंदाजा होता है कि शायद इसी तरह का मामला। उसके अलावा सेनेट में कुछ तकारीर की गई। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये 4 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसला आया तो एक दफ़ा फिर गुफ्तगू शुरू हो गई 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जस्टिस मुनीब ने वो फैसला लिखा था, उसके बारे में ये बात शुरू हो गई कि किस तरह से मतलब अचानक दोबारा क्यों ख्याल आ गया। वो ख्याल इस वजह से आया कि वोट देने से पहले कोई नाअहल नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था, और ख्याल हुकूमत को इस वजह से गुजरा क्योंकि उन्होंने बंदे तोड़ लिए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके मुताबिक 41 अरकान इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करने हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और उसके अलावा फिर नंबर्स पूरे नहीं होते नजर आते। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन डट गए, सारी जो एक इक्वेशन बन रही है इस पर तफसीली बात करेंगे, क्या इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए खास तौर पे, और हुकूमत अभी भी जो अपने प्लान के साथ स्टिक कर रही है, इलेक्शन कमीशन किस वजह से इतना दलेरी के साथ सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहा है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, क्या दलेरी है इलेक्शन कमीशन? बाजवा साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरी दफा मानने से इनका। बाजवा साहब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी 2-3 मिनट की एक कहानी सुना देता हूँ। जुमेरात के रोज 12 बजे लाहौर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साथ मरियम नवाज साहिबा, साथ मरियम औरंगजेब साहिबा, अच्छा, ये 3 अफराद लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद गए थे और रात 12:10 पर वापस आ गए थे। कल का अगर आप प्रोग्राम निकाल के देख लें तो मैंने उसमें आपको वाज़ेह तौर पर कहा था कि एक स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक मनवाना अमल होने जा रहा है। कल जो फिक्रा कहा था कि 85% फजलुर रहमान मान चुका है, आज मैं आपके लाइव प्रोग्राम में ये फिक्रा कह रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान 100% साइन कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान और एक इत्तेहाद बन चुका है। अच्छा, अगर आसान ज़बान में अपनी आवाम को समझाना चाहें तो देखिए, ये आईनी तरमीम की कहानी है छोटी सी कि 2/3 मेजॉरिटी जो है, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत। अब 2/3 जो अक्सरियत है वो कौमी असम्बली के कुल अरकान 336 है। 224 पर जाकर 2/3 अक्सरियत मिलेगी। 224 पे मिलेगी तो आपके पास उसमें मसला एक आ गया ना। वो ठीक है आपकी बात, हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि उनके बयान से या उनकी पार्टी पोजीशन से अभी मुकम्मल वाजे नहीं हुआ कि वो हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन चलें आपकी खबर है, वो तो बात अब रह गई सर पीछे। अब मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 41 अरकान में से, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात मुकम्मल पहले कर लूं, इसका जवाब दूं। नहीं, पहले मैं वो बात मुकम्मल कर लूं, ये इसका जवाब दे लूं। 2 बातें हैं ना भैया? नहीं, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं जो अमेंडमेंट आई है 8 जजेस के वजाहती बयान के हवाले से, आज की बात। मैं बात कर रहा हूं तरमीम, आईनी तरमीम। 2 बातें हैं इकट्ठी जुड़ी हुई है ना। अच्छा चलो, मैं इकट्ठा जवाब देता हूं। जाने जिगर,
आपके इकट्ठे जवाब फिर आपसे सीधा मुझसे ये ले लें कि आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती बयान के बावजूद जो आईनी तरमीम है हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आर्गूमेंट से मैं साबित करता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी बता दें। मैं साबित ये करता हूं कि 336 का ऐवान है, 336 में से 224 जो है 2/3 मेजॉरिटी है, यानी बचे सिर्फ 10 अफराद। अगर 10 अफराद हुकूमत के पास हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। आज करनी थी, इसलिए नहीं की। अब्दुल गफूर हैदरी एक, हमजा शहबाज शरीफ एक आ रहा है चाइना से, कौन आ रहा है? अब्दुल गफूर हैदरी साहब। फ्रांस से आ रहे हैं हमजा शहबाज साहब। ये 2 वोट कम हुए। जब ये 2 वोट कल होंगे पूरे इतवार के रोज तो आपके पास फिगर होगा पूरा। अब आप जो फरमा रहे हैं कि ये 8 जजेस वाली फिगर फिर भी पूरा नहीं होता। देखें उसके अंदर मैं पूरा करके दे रहा हूं आपको, आप ले मुझसे पूरा करके ले। मैं आपको पीटीआई के कौन से उधर वोट डालेंगे? डाल कैसे सकते हैं वहां पे वोट? 63 बनने के तहत वो नाइल हो जाएंगे, वोट ही नहीं उनका काउंट होगा। मेरे जाने जिक्र बाजवा भाई, आप बार बार बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, ये अमेंडमेंट के हवाले से 20 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ, वही कह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ मानता ही नहीं उस बात को। अरे मेरे पास 8 अरकान आजाद पड़े हैं, नाम गिनाऊं? ये देखे, मुबारक जेब बाजोड़ एक भाई अपना, नहीं वो है 8 गुमन, सियालकोट वाले 2। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये 8 में से सिर्फ 2 अफराद चाहिए बाजवा भाई, सिर्फ 2। अच्छा चले चले, जब वो डालेंगे वोट तो वो देख लेते हैं। आपने बुनियादी तौर पे ये भी बात कर दी है, बुनियादी तौर पे आपने ये भी बात कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। मैंने मानना है उस फैसले का, इससे तल्ला की कोई अच्छा, फैसल कैसे कर सकते हैं? फैसल चौधरी साहब, हाँ, इनसे पूछते हैं। फैसल भाई सबसे फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, हमारे कानून हैं और बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब के भी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। आप मामले को किस तरह देखते हैं? ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटिफाई करें इन 41 अरकान को एज पीटीआईज एमएनएज, और इलेक्शन कमीशन आगे से कह रहा है कि नहीं जनाब, अभी तो आपने जो कहा कि हमने मान लिया था कि उनका एक पार्टी स्ट्रक्चर है, बैरिस्टर गौहर को हमने चेयरमैन मान लिया था, हमने तो माना ही नहीं, अभी तो हम इलेक्शंस पे को देख रहे हैं। तो लिहाजा ये तो एक लड़ाई की और टकराव की सूरत हाल बन रही है। आगे क्या मामला निकल सकता है इसमें से? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त लड़ाई के मोड में है, और क्योंकि हुकूमत का सर्वाइवल जो है वो एक शख्स की एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कानूनी तौर पे और आईनी तौर के ऊपर कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो किसी और रास्ते पे जाएंगे तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके जैसे कि इस फैसले में भी कहा गया है, वजाहती फैसले में भी, कि उसके फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी इस फैसले में कहा गया है कि जब आपने कॉरेस्पॉन्डेंस खुद की है और बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब खान को आप अब जब लेटर लिखते हैं तो उसमें चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के नामों से पुकारते भी हैं, फिर आपने उनकी जो ऑथेंटिकेशन यानी उनके कहने के ऊपर आपने चारों सूबाई असम्बलियों में भी अरकान को जो है वो सीटें अलॉट की हैं, नोटिफाई किया है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप नेशनल असम्बली के लिए कोई और रूल अपनाएंगे और प्रोविंशियल असम्बली के लिए कोई और क्राइटेरिया जो है वो उसको अपनाएंगे। सो टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन ने डिले करने के लिए, जिसको मुझे कहने में आर नहीं है कि बदनीति की बुनियाद पे ये वजाहत मांगी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो है वो वाज़े कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो डिफाइंस है वो इलेक्शन कमीशन की डिफाइंस नहीं है, वो हुकूमत की डिफाइंस जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और देखिए अकबर, जो इस वक्त मामला चल रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो मईशत के तौर पे हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, आइनी बहरान मज़ीद पैदा किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये तो सब वो नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है? आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले के अंदर एक पार्टी, उनका एक स्टेक, किस तरह से, मतलब एक आईनी इदारा है। काजी फाइज ईसा साहब ने तो बहुत, मतलब हम पूरी कौम ने सुना लाइव समातों के दौरान के बार बार उन्होंने उसकी आईनी हैसियत और उसकी आईनी अहमियत पर कितना जोर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्ट्रेट ऑन हेड ऑन डिफाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये समझाएं जरा। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है, इस हुकूमत की जान इस तोते में है, और इस तोते का पिंजरा काजी फायज ईसा ने अपने हाथ में रखा हुआ है।
और वो इसको संभाल के रख रहे हैं। आइनी इदारा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई पाकिस्तान में गैर आइनी इदारा यानी एक PNB नहीं चल सकता, एक चपरासी भी जो गैर कानूनी गैर आइनी हो वो भी नहीं चल सकता। तो ये कहना कि जी वो एक आइनी इदारा है, तो फिर आप रोज़ाना तो अपीलें सुनते हैं, हाई कोर्ट से बड़ा आइनी इदारा फिर कोई कौन हो सकता है। तो बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसको ये अलेज किया जाता है कि इलेक्टोरल फ्रॉड 2024 का जो किया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन बनफ़्स नफीस मौजूद था, और ये हुकूमत जो है वो उसकी सारी जो जान है वो अटकी हुई है। उनको जो ख़तरात हैं वो बाजवा साहब ये हैं कि कहीं 8 फरवरी के इलेक्शन को ऑडिट ना हो जाए। मुझे नहीं समझ में आती कि इसकी बुनियाद क्या है, लेकिन ये ख़तरात उनको हैं जिसकी बुनियाद पे ये एक असॉल्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और दुनिया में कहाँ पे होता है कि आला तरीन अदालत का फ़ैसला अगर आप नहीं मानेंगे तो एनआरकी तो होगी, फिर आप जो है आइन के तहत तो नहीं चल सकता। जैसे भट्ट साहब ने कहा है, तो फिर कोई स्क्रिप्ट है जो कि गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है। मुल्क स्क्रिप्ट के तहत नहीं चलते हैं, मुल्क आइन और कानून के तहत चलते हैं। और अगर मुल्क आइन और कानून के तहत नहीं चलते हैं तो फिर बर्मा बन जाता है, फिर नाइजीरिया बन जाता है, फिर जो है वो ममालिक जो है वो तबाह हो जाते हैं। अगर आपने मुल्कों को चलाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो फिर आइन और कानून के अलावा कोई ऐसा मामला नहीं है। देखिए, अदालतों के फैसलों पे आपको एतराज़ हो सकता है, सद एहतराम 100 दफ़ा आप कीजिए, उसका तरीक़ेकार है। आप रिव्यू में गए हुए हैं, 13 जनवरी का रिव्यू तो आज तक लगा नहीं बल्ले के निशान का, लेकिन कोई दूसरे अहम मामलात हैं जिस पे आप चाहते हैं कि रिव्यू लगे, तो आप जाके अदालत से दरख्वास्त कीजिए कि वो रिव्यू आपका लगाएं। तो लेकिन ये कहना कि ये फ़ैसला हम नहीं मानते और फिर एक इदारा यानी पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करना और जजों के ऊपर असॉल्ट करना, उनकी तज़ीक करना, उनकी वो तो तरमीम भी जो लाना चाह रहे थे, उनके थ्रू भी ट्राइकोटमी ऑफ पावर शदीद मुतासिर होती है, जो हमने अभी तक सुनी है वो तो उन्होंने जेब के अंदर कहीं संभाल के रखा हुआ, उसका मुसवदा वो शेयर ही नहीं कर रहे। बात साहब कुछ अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपके साथ हमने काम किया हुआ है और आपके पास जो फिगर होते हैं वो बड़े, मुझे पता है, उम्दा और आला होते हैं। समझना चाहता हूँ आपसे हुजूर कि अगर उमर अयूब और गौहर अली की बात जैसे बैरिस्टर साहब की आप कर रहे हैं, इन दो को निकाल दें बीच में से, तो पीछे जो अरकान हैं उनकी तादाद बचती है 6। अब 6 की तादाद आज़ाद अरकान की और 8 फजलुर रहमान की। अगर फजलुर रहमान और 8 जो बाकी 6 बचे हैं उनमें से 2 अफराद मिल जाते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी तो फिर क्लियर हो जाती है, क्योंकि उनके पास 10 का फिगर चाहिए गवर्नमेंट को। क्या इस तरह उनकी 2/3 मेजॉरिटी बन नहीं जाएगी? आप क्या कहेंगे हुजूर? भट्ट साहब, उसमें मसला ये है कि जो आप जिनको आज़ाद आप कह रहे हैं वो अब आज़ाद इस वजाहत के बाद रहे नहीं हैं, क्योंकि इन सब ने अपने जो एफिडेविट्स हैं वो जमा कराए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, और अगर वो एफिडेविट्स वहाँ पे जमा हो चुके हैं तो वो अपनी कंसेंट दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होने में। इसमें जो है वो हो सकता है पसंद ना आए लोगों को, लेकिन आर्टिकल 63A का जो मौजूदा कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जजमेंट है, उसके तहत वो वोट्स काउंट नहीं होंगे, इवन अगर वो अरकान जो है वो दे दें। तो फिर ये जो आइनी तरमीम का मामला है ये अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर फिर ये ले दे होगी। तो मुनासिब यही है मेरे ख्याल में तो ये है कि देखिए, आइन में बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, कानून में भी रहती है। तो क्या ही अच्छा हो कि जो चीज़ें करने वाली हैं उसमें अपोजिशन और हुकूमत बैठे और एक मुतफ़िका तरमीम मंजूर कर ले। उससे ये होगा कि वो तरमीम लॉन्ग लास्टिंग भी होंगी, इफ़ेक्टिव भी होंगी, और पाकिस्तान में सियासी और आइनी इंतशार नहीं फैलेगा। देखिए, इदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इदारों को तख्ता मश्क ना बनाया जाए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई इदारा नहीं है मासवा अदालत उज़्मा के इतनी मुश्किल से इदारे तबाह कर रहे हैं कुछ जजिस की तरफ से, इतनी मेहनत कर, और ये सारे इदारे बिल्कुल आप बाजवा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। फैसल भाई, आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अर्ज ये है कि हमने जो तहरीरी फैसला भी देखे हैं, पढ़े हैं, काजी फायजी साहब भी इस बात पर तैयार है, मेरी खबर है कि अगर उन तमाम जजिस को उम्र 65 से 68 कर दी जाए तो फिर उनको इतराज़ नहीं। फजलुर रहमान का भी ये मुतालबा है कि अगर काजी फायजी साहब 1 मैन शो किया जाए तो फिर हमें कबूल नहीं, लेकिन तमाम मंसूर अली शाह साहब को भी साथ तमाम जजिस की जाए। अगर इन हालात में होता है, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, तो इतवार के रोज ये जो काम होना है ये मुकम्मल हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो सकेगा। बतौर वकील आप गाइड करेंगे इस पर, क्या फिर होगा?
जी बिल्कुल हो सकता है। या पाकिस्तान में 21वीं तरमीम जो है, रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का लेटेस्ट केस था, जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने और जवाद ख्वाजा साहब ने आइनी तरमीम को उड़ा दिया। वो दहशत गर्दों की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के वो केसेस थे। तो उसमें इन काजी साहब का अपना फैसला है। बट साहब असल में देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एक तो मैं इस बात का कायल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ाने की नहीं, शायद कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जज हमें बहुत कॉस्ट करते हैं। दूसरी, अगर आपने वाकई आप संजीदा हैं मुकदमात को लेके कि उनकी अपना पेंडेंसी को लेके कि जी, तो वो सबसे ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। फिर उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है। बाहर से वकला को लीजिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए ताकि 4-4, 5-5 साल के, 3-3 साल के, ताकि वो बोझ कम हो। जो सबसे ज़्यादा 98% लिटिगेंट्स हैं वो तो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, सिविल कोर्ट्स यानी और सेशन कोर्ट्स में, वहाँ की हद तक की लिटिगेशन की जरूरत है। वो मुझे कान में ना प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक की तरफ हमने जाना है। वो एक पॉइंट मैं भी बीच में थोड़ा सा सिर्फ ऐड ऑन ये करना चाह रहा था कि चूंकि अगर आइन जैसा कि बताया जा रहा था कि आ सकती हैं, एक कमेटी डिसाइड करेगी किसने जज बनना है, या अगर वजीर आजम डिसाइड करेगा किसने जज बनना है, तो या पार्लियामान के अंडर आ जाएगी जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जाएगी जुडिशरी। और ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो डिसरप्ट होगा इसके साथ। तो लिहाजा इस बेसिस के ऊपर भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत अहम बात ये की है कि सिर्फ ये 8 जजेस नहीं, वो 3 जजेस जिन्होंने उस फैसले से इख्तलाफ किया था, उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि बैरिस्टर गौहर ने पार्टी टिकट्स तकसीम किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये 13 के 13 जजेस की बात हो रही है इस 4 सफ़ों की वजाहत के अंदर भी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हसनात मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे भी ये बात करेंगे ये इतना बेखौफ कैसे है इलेक्शन कमीशन, और आगे हुकूमत जिसकी आगे उनकी जो प्लान्स हैं, जिनके उनके मैकेनिज्म्स की तरफ जो भट्ट साहब इशारा कर रहे हैं, उन पर रोशनी डालते हैं आके एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी थी, वो बड़ी तफसील के साथ वजाहत आ गई, लेकिन आगे से इलेक्शन कमीशन का दोबारा भी जवाब आ गया है। वो कहते हैं कि जनाब वी डोंट हैव द क्लैरिटी कि क्या पार्टी स्ट्रक्चर है, हमने तो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं माना। मीनिंग देयर बाय उसमें जो भी बात हो कि मतलब उन्होंने नहीं मानना, लेकिन इतना बेखौफ, इतना दीदा दलेर इलेक्शन कमीशन, ये क्या मामला है? और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपने इनको पीटीआई का डिक्लेयर ना किया 41 एमएनएज को, उसके बावजूद ये टिकर चल गए अभी टीवी चैनल्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन जराए से कि जनाब हमने तो अभी पार्टी इलेक्शन ज़ेरे गौर है, अभी हम देख रहे हैं उस वक्त मामले को। ये कहाँ जाती सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, मामला तो गंभीर हो रहा है और मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन क्यों चाह रही है। और अगर यही सूरत हाल रहती है और उसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा गया है कि आपने तो सिर्फ एक क्लरिकल आपका काम था, आपने लिस्ट जारी करनी थी, और वो लोग पीटीआई के ऑलरेडी यानी वो मेंबर हैं, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के हिस्सा हैं। अब कम से कम आज के आर्डर के बाद उनका जो आप कह सकते हैं वोट काउंट नहीं हो सकता कि अगर कोई ऐसा आदमी जिसको इलेक्शन कमीशन या हुकूमत समिति है ये आज़ाद है, तो आज़ाद नहीं है। आज के फैसले के बाद जिसने एफिडेविट एक दफ़ा जमा करा दिया इलेक्शन कमीशन में और उसका रिकॉर्ड इलेक्शन पीटीआई के पास है, तो 63A अप्लाई होगा और उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो बाकी जो है वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह ये हम देख रहे हैं कि डटा हुआ है और उसको कहा जा रहा है कि आप खड़े रहें, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब ये कंटेम्प्ट से ज़्यादा आगे जाएंगी और डिटेल जजमेंट में और ज़्यादा जो है वो हुकूमत का भी नुकसान होगा और भी बल्कि मुल्क का नुकसान होगा जिस तरह चीज़ें लेके जाई जा रही हैं। और बेहतर यह है कि अब कन्फ्रंटेशन ख़त्म की जाए और अगर हुकूमत ने जुडिशल पैकेज लाना है तो पीटीआई से बात करें। अदलिया एक सेंसिटिव इदारा है, उसके लिए आप इस तरह तो नहीं है कि आप मनपसंद एक लेजिस्लेशन से मनपसंद जज अपॉइंट करें, मनपसंद अदालतें बनाएं, मनपसंद कानून के साथ उसको एक किस्म का अपने हिसाब से चलाएं। तो अगर आपने करना है तो पार्लियामेंट में पीटीआई के साथ बैठ के बात करें
और चीजें जहां तक जजेस की अपॉइंटमेंट में तफसीली फैसला कब तक आने का इम्कान है? वहां तो पीटीआई भी आपका साथ देगी। तफसीली फैसला सर कब तक आने का इम्कान है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आज इलेक्शन कमीशन की वजाहत पे जो जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें चूंकि इलेक्शन एक्ट का और ओवरऑल जो उनके ऑर्डर का वो जिक्र है, लेकिन तफसीली फैसला आ जाता तो जरा क्लैरिटी मजीद हो जाती कि यहाँ पे एक्ट की नहीं आइन की कुछ शिकों की आर्टिकल्स की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन फिर ये जो आज फिर दोबारा निकाल के लिया है कि नहीं जनाब हम तो अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गौर से देख रहे हैं और पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसकी वजह से लिहाजा जो कॉन्फ्रंटेशन बन रही है। फैसला कब तक आएगा? और वो आ जाएगा तो ज्यादा क्लैरिटी ना आ जाती? बिल्कुल वो आएगा, और उसमें पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के थे वो पूरे उसको एलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके बाद आप ये भी देखना होगा कि क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को रह भी जाएगी या नहीं 8 फरवरी 2024 की। तो जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं ये तो हुकूमत जो है वो मेरा ख्याल है कि उस तरफ बज़िद है कि जो है वो उनका ख्याल में अगर चीफ जस्टिस काजी फैसला नहीं रहते तो फिर निज़ाम पता नहीं चलेगा या नहीं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस तरफ चीज़ें जाएंगी, लेकिन अब जो उन्होंने शार्ट ऑर्डर में लिखा था कि जी पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस, वो तो वो लाजमी एलिब्रेट करेंगे और वो आएगा। बाकी सबको मालूम है कि इस तरफ हुकूमत अपना चीज़ें चल रही है। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने भी रिकाउंटिंग में 3 MNA पीटीआई के डी सीट करके नून लीग को 3 सीटें दे दी। तो अब जो दूसरी तरफ जजेस हैं वो भी अपने टाइम पे चीज़ें देंगे, वो भी स्ट्रेटेजाइज, इसमें कोई शक नहीं है, करेंगे। और बाकी जो 8 जजेस की आज क्लैरिफिकेशन आ गई है, इसके बाद मेरा ख्याल है रिव्यू भी नून लीग का और इलेक्शन कमीशन का इंफ्रक्चर्स हो गया, क्योंकि ये 8 जजेस के साइन है। तो ये जो अब बड़ी वाज़ेह हो गया कि 8 जजेस जो हैं वो उनके जो 12 जुलाई पे पॉइंट ऑफ व्यू था, आज भी उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू है। और रिव्यू अब तकरीबन टेक्निकली आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि रिव्यू में कोई हुकूमत या इलेक्शन कमीशन को कोई रिलीफ मिलने का चांस। हसनात भाई, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तरमीम जो हुकूमत ला रही है उसमें आर्टिकल 179 और 197 में तब्दीली से जजेस की जो मुद्दत है मुलाजमत वो 65 साल से 68 साल तक हो जाएगी। इससे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी मजीद 3 साल मिलेंगे, जबकि कुछ जज रिटायर हो जाएंगे। आप इस्लामाबाद में जजेस के बहुत करीब है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो ये खुशाइन है जजेस के लिए या इस पर कोई रिजेंटमेंट आ सकती है? आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर 3-3 साल बढ़ाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो तो फिर एक मामला है, लेकिन सीधी बात है चीफ जस्टिस काजी फैसला और मेजॉरिटी जजेस में बड़ा सीरियस किस्म का मिसट्रस्ट है। 6 जजेस को जिस तरह जस्टिस काजी फैसला ने डील किया, मेजॉरिटी जजेस की यही आवाज़ है, वो चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ बाज़ार ये लग रहा है कि वो नहीं चलना चाह रहे। और वो जजेस जो वैसे अगर आप देखें तो कोई इतने एक्टिविस्ट या एक्टिविज़म उन्होंने कभी नहीं रहा, और वो उनकी तरफ से भी इस किस्म का स्टांस आना वो बड़ा वाज़ेह है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ नहीं चलना चाह रहे। उनकी समझ में अगर 3 साल चीफ जस्टिस काजी फैसला रहते हैं तो फिर पता नहीं क्या निज़ाम में कितनी तब्दीलियाँ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि मौलाना फजल रहमान बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि जी हम उस किस्म की तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाएगी। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है और पैरेलल कोर्ट और जिसमें यह है कि जी नई अपॉइंटमेंट होगी, तो ये तो एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे अटैक होगा। तो बड़ा वाज़ेह है कि जब तक देखें हुकूमत कि किसी लॉ मेकर से पूछें कि क्या आ रहा है जुडिशल पैकेज, उनको मालूम ही नहीं। तो ये किस किस्म की अमेंडमेंट है? आप इतने एक सेंसिटिव यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फंडामेंटल राइट के साथ मुंसलिक है, आप अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों में डिबेट कराएं उस इशू पे, मे भी आपकी बातें ठीक होंगी, लेकिन क्या वजह है कितना सस्पेंस रखा गया है? और जुडिशल पैकेज इवन लॉ मेकर कहते हैं हमें भी नहीं मालूम। और तो फिर इसमें हर एक को अप्रीहेंशन भी है कि पता नहीं क्या जी आप वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं उसमें एक छोटी सी चीज को कर्टेल किया जा रहा है, और ये सारा कुछ जो है हुकूमत गलत मेरा ख्याल है डील जिस तरीके से इस मामले को कर रही है उस वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है। 18वीं तरमीम के लिए मैं वैसे एक उसमें रजा रब्बानी साहब ने उस पर ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट भी पढ़ा भी हुआ, उन्होंने बताया कि जब 18वीं तरमीम हुई थी 77 मुलाकातें हुई थी, 77 मीटिंग्स हुई थी, उसके अलावा 385 घंटे डिलिबरेशन हुई थी, मुख्तलिफ जो तरामीम करनी थी, एक पूरा साल लगा था। ना सिर्फ सब पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि आज़ाद अरकान से भी मशवरा किया गया था, और तो और पब्लिक से भी राय मांगी गई थी, एड्स दिए गए थे और पूछा गया था कि क्या मामला होना चाहिए। अब इस दफ़ा वही जो हसनात मलिक साहब बात कर रहे थे कि वो अभी तक जेब में रख के बैठे हुए हैं, वजीर कानून को पता, किसी को पता भी नहीं है।
कि आना क्या है। मौलाना फजलुर रहमान भी यही बात कर रहे हैं, फैसल चौधरी साहब, कि आप पहले बताएं तो सही कि मामला है क्या, हमें दिखाएं ज़रा, उसके बाद उस पर कोई डिलिबरेट करते हैं। इतनी जल्दी क्या है, इतनी डेस्परेट क्यों है हुकूमत? और एक छोटी सी बात साथ ले लीजिएगा, हसनात मलिक साहब ने भी ये बात की, प्रोग्राम के शुरू में आपने भी ये बात की थी, और यही बात इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट के अंदर की है, जिस पर बिलावल साहब कह रहे हैं ये तो तौहीन अदालत है कि काजी फायजीसा साहब ने पूरे निज़ाम को जिस तरह से चलाया है, उस पर जो तनकीद थी। खैर, उस पर जवाब दीजिए। मैंने कहा बच के रहिएगा, आप पे भी तौहीन अदालत ना लग जाए। नहीं, हम बच के रहते हैं, और तौहीन अदालत अदालती फ़ैसलों पे बिलावल साहब को तो कोई लिख के दे रहा है। बिलावल साहब ने तो अपनी सियासत का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। उनकी वालदा की बहुत एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो लीडर थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और वो नाकाम तरीन सियासतदान मैं समझता हूँ होंगे। मुझे अफसोस होगा, इतना यंग और इतनी बड़ी माँ का बेटा जो है वो किस किस्म की बातें करता है, उनमें गुफ्तगू करने की वो और मामलात को संभालने की सलाहियत नज़र नहीं आती है। यहाँ तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक़ है, देखिए फजल रहमान साहब से आप इख्लाफ कर सकते हैं सियासी तौर पे, लेकिन वो गुफ्तगू बहुत जामे करते हैं और बड़ी मंतकी गुफ्तगू करते हैं। जब वो ये कहते, उनका जो स्टांस है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने एक नैरेटिव किया है, और इलेक्शनों के बाद वो इस इलेक्शन को ऑक्शन कहते हैं। उनकी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं कहती है, और वो मुसलसल ये इल्ज़ामात दोहराते हैं कि ये इलेक्शन बेचे गए। मैं वो चूंकि टाइम कम है, मैं आपकी राय इस पे लेना चाह रहा था, ये डेस्परेशन क्यों है, इतनी जल्दी, इतनी काली क्यों पड़ी हुई है हुकूमत को, और फिर इतना छुपा, इतनी सीक्रेसी? इसलिए कि आप अकबर साहब के जो नून लीग है वो एक गलत तरीके से इलेक्शन जीत के आई है। फॉर्म 47 का मामला फ़िलहाल जो है वो काजी साहब ने अपनी एक जजमेंट के ज़रिए ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका हुआ है, और वो ट्रिब्यूनल्स पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपनी कंसेंट दे चुकी हैं कि हमने मुशावरत कर चुकी हैं, और वो उन्होंने कहा है कि वही जजेस होंगे। तो वो जजेस बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं। तो नून लीग को, जैसे हसनात साहब ने कहा है ना, कि उनको ये एक ख़तरा है कि शायद ये सिस्टम जो है वो काजी साहब के बगैर नहीं चल सकता। इसकी वजूहात क्या हैं, इससे तो वो वजूहात बताने से उनके अपने मेंबरान भी कासिर हैं। उनसे अगर आप पूछेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछिए, उनको बिल्कुल नहीं पता, और वो किस तरह से मामलात को चला रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरा ख़तरा, अंदेशा मुझे ये है कि जिस तरह से आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है, तो हालात बदलते इस मुल्क में देर नहीं लगती। तो मुझे जो सियासतदान हैं वो कटहरे में खड़े नज़र आते हैं, और हो सकता है कि फिर आइन जो है जब अपना राह लेगा और कानून अपनी राह लेगा, तो फिर इसका निशाना जो है वो मौजूदा हुकूमत में जो जमातें होंगी वो होंगी। क्योंकि आइन को एक दफ़ा नहीं, जैसे आपने भी जिक्र किया है पहले, पंजाब के इलेक्शनों से लेके आज तक बार बार उसकी वायलेशन हो रही है, और किसी को ये परवाह नहीं है। इसमें मैं अपनी कम्युनिटी यानी लॉयर्स को भी बड़ा मोरद इल्ज़ाम से ठहराता हूँ कि बार एसोसिएशंस और बार कौंसिल जो है वो सुम्मुम बुकमुम बैठ गई हैं। हमारे इदारे हैं, हमारे इदारों पे असॉल्ट हो रहा है। ये पाकिस्तान को इंसाफ फराहम करने के इदारे हैं। जमहूरियत इंसाफ के बगैर नामुकम्मल है। इसके ऊपर इस तरह की मानी खामोशी जो है वो बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ती मीडिया के ऊपर तो मुझे पता है जिस किस्म का दबाव है, और हमें सबको पता है कि जिस तरह से आप लोग अपनी काम कर रहे हैं, उसमें तो आपकी तारीफ़ करनी चाहिए कि जिस तरह से आप लोग एक इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान में इस कदर पाबंदियां जो हैं पहले कभी भी मार्शल लॉ दौर में भी नहीं लगी, जो आज जो है लोगों पे लगा दी गई हैं। तो इस सारे मामले में आप देखिए ना कि आइन और कानून को अगर आप मलहूज़ ही नहीं रखेंगे और आप एक अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस तरह की वो तरामीम वगैरह उसमें करते रहे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, मैं इसका ना हसनात मलिक साहब ज़ाती तौर पे मैं अपने इन गुनाहगार कानों से सुन चुका। मेरे सामने बैठ के एक वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद में वो ये फरमा रहे थे कि पहले तो ये 3 हफ्ते पुरानी बात है। वो एक तो उन्होंने बताया कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, वहाँ से भी तोड़ लिए हैं, वो भी कर दिए हैं। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो थोड़ा मुश्किल काम हो गया। लेकिन एक उनके अल्फाज थे, वो कहने लगे कि हम अफोर्ड ही नहीं करते कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने। ये क्यों है खौफ? आई एम श्योर कि आपकी तक भी कुछ तरह की बात या आपसे किसी ने की होगी। ये हुकूमत को क्यों लगना शुरू हो गया? सिर्फ इस वजह से कि ये मखसूस नशस्तों के केस में जो स्टांस लिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने? बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अगर
कोई ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे पंजाब में तो मसाइल ज़्यादा जो है वो बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस निज़ाम के लिए तो बेस्ट जो है शख्सियत वो चीफ जस्टिस काजी फैसल ही हैं और हुकूमत की तो पूरी ख्वाहिश है। और दूसरी ये अब जो बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है कि ताकि जो है वो नया कोर्ट एक बने पैरेलल और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर वहाँ हो और नए जजेस की अपॉइंटमेंट ये जज एपलेट कोर्ट की तरह ये वर्क करें, तो ये बात भी हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये देखें ये अब इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैसे कोई साहब वकील हैं उन्हें मालूम है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक करेगी तो वो भी स्ट्राइक डाउन होगी और जस्टिस काजी फैसल ने खुद 2015-16 में आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन की हुई है। तो ये अब देखना है कि ये जो सूरत हाल बनी है कि इसमें जजेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उनके इंटरनली जो एक इख्लाफ है और चीफ जस्टिस काजी फैसल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसका हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है और जजेस के लिए मसाइल हैं। अब देखते हैं कि वो आगे क्या किस तरह नजर तो यूं आ रहा है कि हेड ऑन कोलिजन की तरफ मामला है। आज जो आप बात पूरी कर लें साथ ही मैंने एक ब्रेक पर जाना है, बल्कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आके इस पर बात कर लेते हैं जी। एक वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। भट्ट साहब, आपको किसी दौर में ये सितारों की चाल पढ़ने का भी शौक रहा है, मतलब ये नजूमी आप जिसको कह सकते हैं, आप हैं नहीं लेकिन आपको ये शौक रहा है कि ये सितारों की चाल, हाथ देख लिया जाए सब मामला, क्या सूरत हाल आगे बनती आपको नज़र आ रही है? मुझे तो एक जो आ रही मैं उसके बाद बताता हूँ। बाजवा साहब, नजूमी तो मैं नहीं, लेकिन सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टर का काम है खबर निकालना। आंखें बंद करके सोच ले, मौलाना फजल रहमान जो है इस वक्त PTI वाले उनके पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सारी बातें। अच्छा। लेकिन फजल रहमान साहब शहजाद हुसैन भट्ट नजूमी के बकौल फिर सीधा फिक्रा हुकूमत की हिमायत करते हैं तो बलोचिस्तान में वजारत आला KPK में गवर्नरशिप, वजारत आला और गवर्नरशिप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन 3 नवाब असलम रईसानी, नाम याद रखिएगा, मौलाना फजल रहमान की तरफ से मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। सरफराज बुगटी की जगह पर अगर बलोचिस्तान की ऑफर उन्होंने कबूल कर ली, इस वक्त सारी गेंद फजल रहमान के पास है। PTI भी उनके पास जा रही है, हुकूमत भी जा रही है, हजूर अनवर न्याज है ये, और मेरा यकीन है कि मौलवी साहब अच्छे आदमी हैं, वो न्याज कबूल कर लेंगे बाजवा भाई। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं ना, आप फिर बार बार आप अगर ठीक है आपकी जो सारी प्रेडिकेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं मानने लगा। मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट आला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर माना गया तो फिर तो भाई नंबर नहीं पूरे होते, फिर जो हुकूमत ने बंदे तोड़े हुए थे, बाजवा साहब बात कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब संडे वाले दिन का इजलास हो रहा है। आपने कभी इतनी सारी जिंदगी जर्नलिज्म की है, संडे वाले दिन इजलास होते हैं, कल फिर इजलास, और सवेरे 9 बजे का नाश्ता शहबाज शरीफ करा रहे हैं तमाम। मैं आपको मजे की बात बताऊं आपको, ये आज हो जाना था सारा कुछ। यस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा ना आता तो ये सारा कुछ आज टेबल हो जानी चाहिए। शहबाज शरीफ नहीं गा, साडे को अब्दुल गफूर हैदरी नहीं गा, एक गया चाइना, एक गया फ्रांस, ये टेबल हो जानी थी। रेजोल्यूशन जो है ना एटलीस्ट वो टेबल हो जाती, तो अभी होती रात 12 बजे हो जाती हमारा, लेकिन वो आज भाई हम सैटरडे को करें, संडे को करें, मंडे को करें, लेकिन आखिरी फिक्रा मंडे वाले दिन अदालतें खुल जानी है। अगर संडे की रात 12 बजे तक ये सारा काम करके आसिफ अली जरदारी साहब ने सिग्नेचर करके आईनी तरमीम को फाइनल ना किया तो मंडे को फिर नया पाकिस्तान होगा। बिल्कुल ठीक है। अदालतें जो है ना वो रात को 12-12 बजे खुलती हमने देखी हुई हैं, अदालतें तो वैसे भी खुल सकती हैं अब आगे, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी साहब हैं, इस मामले के ऊपर शायद वो अदालत ना खुलें। अलबत्ता ये भट्ट साहब जो बात आप कर रहे हैं वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, अभी तक तो उनके जितने भी बयानात आए हैं उनसे किसी को क्लैरिटी नहीं मिल रही। हमें क्या मिल रही है आपस में या आपको क्या मिल रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद को नहीं पता कि मौलाना साहब की तरह, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है जो शहजाद भट्ट साहब बता रहे हैं कि वो ओहदे शोहदे अगर मिल गए तो वो रजामंद हो जाएंगे आईनी तरमीम के लिए वोट देने पर, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ये एक अपसेट होगा। वेल खैर, टाइम विल टेल, और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया अकॉर्डिंग टू भट्ट साहब। इजाज़त दें, अल्लाह।